बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। आगाज़ में आपको खबर देते हैं, एक जंग छिड़ी है जनाब, लेकिन वो तीर और तलवार से नहीं बल्कि टमाटरों से छिड़ी है। बिल्कुल छिड़ी है कोलंबिया में। बिल्कुल जी, अनोखी जंग है जिसके अंदर बहुत सारे टमाटर जमा किए जाते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे को टमाटरों से मारा जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर टमाटर जो है मौजूद होते हैं। जंग लड़ना यहाँ पर लाज़िम व मलज़ूम है। हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार को मंचलों ने टमाटरों में खेल कर और एक दूसरे को मार के जो है वो मनाया जाता है। ये लाटो माटीना नामी इस फेस्टिवल का नाम है और ये बड़ा ही खूबसूरत फेस्टिवल है। वैसे तो जब स्टार्ट हुआ इसका तो 1945 में इसका आगाज़ हुआ था, जब बच्चों ने सब्जियां एक दूसरे के ऊपर फेंक के मार के तो एक आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने उसको फेस्टिवल बना दिया। बच्चों से बात बड़ों तक पहुंच गई। बिल्कुल जी। और ये आपको याद होगा स्पेन में भी इसी तरह का टोमाटीना फेस्टिवल होता है हर साल। उसी तरह की रिवायत यहाँ पे भी लाटो माटीना ही है इसका नाम जी। और अमूमी तौर पे तो खानों में इस्तेमाल किया जाता है टमाटरों का, उसकी लज्जत को बढ़ाने के लिए, उसके टेस्ट को एनहांस करने। कुचला जाता है और जिस तरह से हम फेस्टिवल को देख भी रहे हैं, इसके मनाजर भी कुछ तो कितना गंदा सा एक तासुर आ रहा है कि उसके अंदर है खाने की चीज़ है ना, तो इसलिए लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। और अमूमी तौर पर जो आपने कुचलने की, स्क्वीज करने की बात कर रहे हैं, इसका उसूल यही है इस गेम के अंदर खेलने का, पार्टिसिपेट करने का। लेकिन अगर आपने किसी से पुराना बदला लेना है तो आप बगैर स्क्वीज करिए, उसको मारिए और उसको फिर नीलो नील कर दीजिए। तो एक अच्छा मज़ेदार, लेकिन एक मज़ेदार फेस्टिवल है। लोग इसे एंजॉय करते हैं और हर साल ये मनाया जाता है फेस्टिवल, जिसमें बहुत ही बड़ी तादाद में टमाटर वहाँ पर लाए जाते हैं। और ये 20,000 से ज़्यादा होते हैं इसमें, मकामी और जो गैर मुल्की होते हैं, जिसमें टूरिस्ट होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और खूब इसमें एंजॉय करते हैं। अच्छा, वैसे उसके बाद स्किन काफ़ी ग्लो कर रही होती होगी क्योंकि टमाटर जो है वो बड़ा शाइनी स्किन को करता है, मास्क का रोल अदा करता है ना, तो आपकी क्लेंजिंग के लिए ये एक अच्छा फेस्टिवल है। बॉडी क्लेंस हो जाती होगी, आपका फेस भी क्लेंस हो जाता होगा। तो यकीनी तौर पे बड़ा ही खूबसूरत फेस्टिवल है जो मनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा फेस्टिवल, लेकिन अगर आपने देखा हो तो भारत में बाज़ रियासतों में गोबर के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अच्छा, वो तो वैसे भी गौ माता तो मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रिवायात होती हैं। बहरहाल ये टमाटरों के साथ खेले जाने वाला फेस्टिवल है जिसका इनेकाद हुआ कोलंबिया में और इसके दिलचस्प और रंगीन मनाजिर आप देख सकते हैं। बिल्कुल जी। अब हम आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब और आज हम सबसे पहले जो टॉप स्टोरी शामिल करेंगे, बात करेंगे हम बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की जो नकद खरीदारी है उस पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़ है। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। ये FDR की जानिब से अब नई तजवीज़ सामने आई है। तो बड़ी हैरान कुन बात है कि किस तरह से इन लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। रिक्शा ड्राइवर्स हैं या फिर जो सब्ज़ी फरोश हैं, फल फरोश हैं, उनको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जाएगा, ये एक बड़ी काविश की जा रही है। जी, बड़ी बड़ी इस्लाहात लाई जा रही हैं इस बार बजट में। उसकी आमद है ईद के फ़ौरन बाद। अभी तक की डेट यही है कि 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। देखते हैं इसमें किसके लिए खुशखबरी है, किसके लिए शॉक्स मौजूद हैं, झटके मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और इस आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि साइकिल माहौल दोस्त सवारी तो है, आज दुनिया भर में साइकिल का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, सेहत पे इसके क्या असरात हैं, कितना ज़रूरी है साइकिलिंग हर मर्द और ख़वातीन के लिए, नौजवान और बुजुर्ग के लिए, इस पर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे क्या मसनूई ज़हानत ज़हनी मसाइल के लिए थेरेपी का मुतबादिल हो सकती है, किस तरह से इससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है और किस तरह से आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस पर भी तफसील से बात। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी रस्साकशी टीम छा गई, आज़रबाईजान इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ये शानदार कामयाबी किस तरह से हासिल की गई, इस पर भी बात होगी। उसके बाद आपको बताएंगे लाफ्टर थेरेपी के जरिए मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज मुमकिन है, किस तरह से लाफ्टर थेरेपी आपकी बीमारियों का इलाज करती है, इस पर तफसील से होगी बात। और सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक की जानिब, क्योंकि एक बजट के अंदर जो दी जा रही हैं सजेशंस दी जा रही हैं FDR की जानिब से कि जो नकद ख़रीदारी होगी उसके ऊपर इजाफी 2% इजाफी जो है वो आप रकम वसूल कर पाएंगे। मैं बात वही जुनैद जिस तरह आपसे भी करी थी कि किस तरह से मुमकिन हो पाएगा एक बाइकर जो कि या एक रिक्शा ड्राइवर जिसने अपना अकाउंट ही आज तक बैंक में नहीं ओपन करवाया, वो किस तरह से ट्रांजैक्शन करेगा। आगाज़ मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं क्योंकि हमने बहुत सी गलतियां माजी के अंदर की हैं और उसका खमियाजा भी भुगता है। ना सिर्फ हमने भुगता है बल्कि पूरे पाकिस्तान ने भुगता है। ये महंगाई की सूरत में, ये जो क्राइसिस है इसकी सूरत में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, एक स्पेसिफिक हिस्सा है जो टैक्स देता है, उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जाता है। सबसे ज़्यादा सैलरी जो से वाबस्ता लोग हैं, सैलरी या मुलाजमत
मुलाजमत पेशा लोग हैं उनको इसका सामना करना पड़ता है और कारोबारी लोग इससे मुबर्रा होते हैं, इससे बच जाते हैं और फिर जो बोझ है वो एक कम तबके के ऊपर पड़ता है। तो वफाकी हुकूमत के सालाना बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए ये इजाफी रकम लेने की तजवीज़ सामने आई है ताकि लोगों को एक टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जाए, उनका एक रिकॉर्ड सामने आ सके। FBR के मुताबिक बजट 2025-26 खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला हुआ है। तो डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब माहिर मईशत भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, वैसे तो बड़ा एहसन इकदाम है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो यकीनी तौर पर तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाना पाकिस्तान की मुल्की मईशत के लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। लेकिन इसको किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं सब्जी फरोश हो गए, हमारे बाहर ठेलों वाले हो गए, या बहुत सारे ऐसे छोटे कारोबार जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, या वो टैक्स नेट में लाया जाना उनको नामुमकिनात में से है, उनके पास तो बैंक अकाउंट्स तक नहीं है। तो क्या ये एकदम से 2% इजाफी रकम वसूल किया जाना आम शहरी के ऊपर एकदम से बर्डन नहीं होगा? पहले तो मैं बात कर दूं कि आपने इंतहाई अहम नुकात उठाए हैं और हुकूमत को भी ये बात पता है। पहली बात तो ये कि ये जो कुछ आज कर रहे हैं ये पाकिस्तान में पहली दफे नहीं हो रहा है। आप याद करें, अब से 20-25 साल पहले एक शुरू हुआ गया था कि जी बैंक से जो भी रकम आप निकलवाएंगे उस पर आपसे टैक्स ले लिया जाएगा और अगर आप फाइलर हैं तो आपको वो वापस कर दिया जाएगा। हमने कहा भाई ये आप क्यों कर रहे हैं? कहने लगे इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो आदमी बैंक से पैसे निकलवा रहा है वो उसके पास इतनी रकम है, अगर इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं है तो हम उसको नेट में ले आएंगे। वो कर लिया, लेकिन नेट में तो नहीं लाए। उसके बाद एक और आया, मैं आपको बता दूं, आप अपना अकाउंट चेक कर लें। उन्होंने ये कहा कि बैंकों से जो मुनाफा मिलता है, बैंकों से जो आपके डिपॉजिट पर मुनाफा मिलता है, कौमी बचत पर जो मुनाफा मिलता है, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। और लगा दिया उन्होंने, और कहा कि उस रकम से हमें पता चल जाएगा कि इसके पास इतना डिपॉजिट है और हम उसको दस्तावेजी बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट में 100 रुपये पड़ा है, 15 रुपये उसको जो है आपको मुनाफा मिल गया, उस पर 15% टैक्स बन गया, 2 रुपये 20 पैसे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 1 लाख का टैक्स आया तो हमें पता चल जाएगा कि इतना इसका डिपॉजिट है और उसने डिक्लेयर नहीं किया, हम ले लेंगे। तो ये कहानियां तो 20 साल से चल रही हैं, आपको भी याद होगा। इसका मकसद दस्तावेजी बनाना नहीं होता, इसका मकसद ये होता है, मैं आपको बता दूं कि अभी आपके प्रोग्रामों में भी आया है कि IMF ने कहा कि जी आपने जो हमारे साथ आदाफ रखे थे उससे तकरीबन 1000 अरब रुपया कम वसूल हो रहा है। हुकूमत उस हदफ को हासिल करने में नाकाम रही, हालांकि अवाम पे टैक्स लगाए। अब उसका रास्ता तो वही था कि आप हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएं और जहां तक मईशत को दस्तावेजी बनाया जा सकता है वो बनाएं, तो ये वसूल हो जाता। वो ताकतवर तबके इस पर तैयार नहीं है। अभी आपने खुद ही नुक्ता उठा दिया कि भाई रिटेल दुकानदार तो आप छोड़िए, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, वो टैक्स नेट पर आने के लिए तैयार नहीं है। वकला हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कैश कैश जो है रकम देते हैं। तो डॉक्टर साहब, तरीक़ाकार तो फिर क्या होना चाहिए? तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? किस तरह से इनको टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जाए? और गुज़िश्ता रोज़ भी हम ये खबर अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि अवाम बड़ी तादाद पे अब हुकूमती इक़दामात पर एतबार कर रही है, हुकूमती इक़दामात को सराहा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक बेहतर जानिब हमारा सफ़र तो शुरू हुआ है, गो कि इसमें अभी वक्त लगेगा? मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि ये माजी में भी हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। ये तो 20 साल से हो रहा है। आपको याद होगा कि कौमी बचत स्कीमों पर लगाया गया था कि हम काट लेंगे। आपने कौन सी मईशत दस्तावेजी बना ली? ये कहा था हम GST जो लेते हैं वहां से भी पकड़ लेंगे। असल में जो है ना, हुकूमत को ये बात पता है, मगर आपका जो अहम सवाल है वो यही है कि किया क्या जाए। किया वो जाए जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए दोबारा। उसमें ये लिखा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो ही नहीं सकती, बेहतर हो ही नहीं सकती अगर आप वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स ना लगाएं। एक रकम यानी आप 6 लाख है, आप उसको 10 लाख कर दें, लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा जिसकी आमदनी है उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने कहा लोग तैयार नहीं है इस पर, और हुकूमत को चूंकि वोट लेने, इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, आवाम से वोट लेने होते हैं। तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत इल्म मेरे पास है, तीनों बड़ी पार्टियों का मंशूर है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर हर किस्म की आमदनी पे आप टैक्स नहीं लगाते तो मईशत ठीक नहीं हो सकती। नंबर 1 ये तयशुदा है। फिर आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद फरमाया था कि भाई वो 15,000 अरब रुपया FBR अपनी कैपेसिटी से कम वसूल कर रहा है। तो आपके ख्याल से आवाम से जो 2-3 रुपए ज्यादा ले लेंगे तो उससे क्या 15,000 अरब रुपए आ जाएंगे? नहीं आएंगे। देखिए मसला क्या है, मैं आपका मसला वही है
कि आपके यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज, मैं आपको बता रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी बड़ी, वो भी कहते हैं जी आप हमारा प्रीमियम कैश पे जमा करा दें। ये आप बंद करना पड़ेगा, कैश जी। ट्रांजेक्शन को आपको बनाना अच्छा, पड़ेगा, लेकिन लेकिन उसका लेकिन तरीका एक एक चीज़ जो इस एफबीआर की तजवीज़ के अंदर जो सुकम नज़र आ रहा है वो ये है कि यूनिट मैनेजर्स हो गए, ज्वेलर्स हो गए, शादी हॉल्स हो गए, डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, टैक्स नेट में लाने के लिए इनके हवाले से कोई तजवीज़ सामने है। तो ये तो बहुत ही आप समझें तो एक बड़े हमने हिस्से को इग्नोर कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा घांचे लगाने वाला हिस्सा है, हमने उनको ही साइड पे कर दिया। उसमें ज्वेलर्स हैं, शादी हॉल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, इनको क्यों नहीं टैक्स नेट में लाया जा रहा है, या इनके लिए क्यों नहीं कोई तजवीज़ दी गई, इनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? देखिए, मैंने मोहतरमा अभी आपसे कहा था ना कि ये इनका इरादा ही नहीं है, नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं इससे बड़ी बात आपको बता दूं, आपकी बात सही, ऐसे ही बात है। देखिए, आप एक मकान बेचें 5 करोड़ रुपए का, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, मैं आवाम के लिए बता रहा हूं। 5 करोड़ का आप अपना मकान बेचें जो आपकी जायज आमदनी का है। आप हुकूमत ये कहती है, एफबीआर ये कहता है कि उसकी रजिस्ट्री जो है 1 करोड़ में होगी। तो मुझे बताइए कि जब मैं 5 करोड़ का मकान बेचूंगा जो मेरी जायज आमदनी का है, और 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री होगी, 4 करोड़ रुपए मुझे कैश मिलेगा। ये कैश जो है ना, ये मुझे ब्लैक मनी है मेरा। तो मैं बिल्कुल। इस जी। कैश मनी को कहाँ इस्तेमाल करूंगा? देखिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आपने जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है उसको रोकें। वो आप दुरुस्त। रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखिए, प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें अरबों रुपए का ब्लैक मनी आ रहा है, वो लेने आप उसको रोकना ठीक। नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी माफिया नहीं है। तो जब ये बताइए कि इस तरह से आप कहेंगे हम कर लेंगे, दूसरी तरफ मेरे पास जो 5 करोड़ रुपया ब्लैक का आ गया जो मैंने अपना मकान बेचा, उस कैश को मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा? मैं कहूंगा जी दुरुस्त। ठीक है, आप 2 रुपए ले लें। हमारा मसला ये 2 रुपए 3 रुपए नहीं है। ये जो बात नई स्कीम आई है, मैं दोबारा बता दूं, आवाम को पता होनी चाहिए, ये 20-25 साल पहले भी ये बातें होती रही थी। और ये कहा था हम इस तरह करें, विद होल्डिंग निजाम आया था, आपको पता होगा। विद होल्डिंग निजाम में भी जी। इन्होंने यही जी कहा था जी, कि वहां से दुरुस्त। हम दस्तावेज नहीं किया गया। तो असल हम्म। चीज ये है कि कमिटमेंट नहीं है। इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बगावत कर देगी, आपकी तीनों बड़ी पार्टियां बगावत कर देंगी अगर जो तीनों की स्कीम में लिखा है, तीनों के मंशूर ठीक में है, है। मंशूर का हिस्सा वफाक है और लेकिन सूबे हर अमल किसी दरामद नहीं होता। तजावीज़ और फैसले पहले भी होते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। संजीदगी कितनी है, इतने ये हुकूमत वाकई अपने मंशूर पे अमल दरामद को यकीनी बनाती है? ये टैक्स जिस वक्त लागू होगा या ये जो नया निज़ाम तजावीज़ लागू होंगी, इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इसका अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि कराची में किस तरह से कल मलीर जेल के अंदर से कुछ कैदी फ़रार हुए, बाद में कुछ कैदी जो है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और 216 कैदी बताए जा रहे हैं जो कि वहाँ से फ़रार हुए थे। अच्छा, ये कोई कैदी इसी तरह से फ़रार नहीं हो गए थे, बल्कि ज़लज़ला आने की सूरत में उनको बैठकों से उनकी जो है उनसे बाहर बिठाया गया था, दरवाजे खुले हुए थे जिसके बायस वो वहाँ से भागे। और बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिन्हें जो पकड़े जाने के बाद उन्होंने एतराफ़ किया कि हम किस तरह से पकड़े गए। उनकी तो मतलब लॉटरी लग गई ज़लज़ला आने की सूरत में। उनकी लॉटरी लग गई, जो भाग गई, जो भाग गए, जो पकड़े गए हैं, उनका क्या? चलें, वो तो अब ऑब्वियसली पहले ही अंदर थे। उनका यही है कि वो अपनी सज़ा काटें। वाकई में 80 कैदी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी सारे तकरीबन 135 से ज़ायद कैदी फ़रार हो गए हैं और फ़रार कैदियों की जो तलाश है वो जारी है। वाकई में एक कैदी हलाक जबकि 3 ज़ख्मी भी हो गए हैं। और जिस तरह आप बता रही हैं, वाकया उस वक्त पेश आया जब ज़लज़ला हुआ, पैनिक हुआ, तो एहतियातन उनको ये खदशा था कि जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज ना हो जाएं, और 4 से 5 बार आफ्टर शॉक्स भी आए। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। वाकया पेश आया। और ये कैदियों को बचाने के लिए जो जेल हुकाम है उनकी जानिब से किया गया था कि उनको उनकी बैरकों से बाहर बिठाया गया था, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने जब मौका दरवाजे पाते ही खुले हुए देखे तो रफू चक्कर। उन्होंने फ़ौरन से पहले फ़रार हासिल कर लिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कैदी भागे हुए हैं उनको पकड़ा भी जाएगा। ये जेल हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है, उनको पकड़ा भी जाएगा और एक बार फिर से उनका ट्रायल शुरू होगा और फिर से उनकी सज़ा शुरू हो जाएगी। तो भाई भागने की ज़रूरत ही क्या थी, वहीं बैठ के जितनी सज़ा आपकी रहेगी वो काट लेते। जीरो से शुरू होगा काम दोबारा शायद, क्योंकि दोबारा से ट्रायल शुरू होगा ना, तो जब ट्रायल शुरू होगा दोबारा नहीं से पकड़े जाते, खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई और वारदात कर दी, उसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन उसके भी जिम्मेदार इंतज़ामिया ही मानी जाएगी, क्योंकि इंतज़ामिया ने उनको इतनी खुली छूट दे दी थी। इससे तो बेहतर था वो ज़लज़ले की हालत में अंदर रहते और कैद रहते। मतलब कुछ करता कोई है, भरता कोई है। अगली चाहिए। बार शायद ज़लज़ला आए तो इनको मौका ना मिले या इस तरह की एहतियात ना बरती जाए। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जैसे इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। बिल्कुल जी। आप यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर दें, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे आज पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में साइकिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इसकी क्या अफादियत है और साइकिल से आपके कितने मसाइल हल हो सकते हैं, इस पर बात होगी, लेकिन तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर लेते हैं साइकिल की, क्योंकि आज दुनिया भर में पाकिस्तान समेत साइकिल की अहमियत को उजागर करने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गरीब अफराद की जो सवारी है इसकी अहमियत को उजागर करना है। अवामी सवारी है जी, बिल्कुल ऐसे ही अवामी सवारी है, और इसके साथ ही साथ जो हम पैदल चलने पर जोर देते हैं, उसके साथ ही साथ इसको भी अगर हम साइकिलिंग शुरू कर देते हैं तो हम बहुत ही हेल्थी एक्टिव रह सकते हैं, और हमारी जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनसे हमारी जान छूट सकती है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना आसाइशों का आदी बना लिया कि गाड़ी से बगैर हम रह नहीं सकते। गाड़ी के ऊपर हम सवारी करने के आदी हो चुके हैं। थोड़ा सा पैदल चलें तो हम थक थोड़ा जाते सा हैं। भी सामान लेना है, हमने गाड़ी के ऊपर जाना है, नमाज पढ़ने बिल्कुल जाना नहीं, तो बाइक इस्तेमाल करनी है। दो पहिए भी अगर इस्तेमाल करें तो हमने बाइक इस्तेमाल करनी, ताकि हमारी अपनी एफर्ट कम से कम रहे। तो जब हम अपनी बॉडी को मुशक्कत नहीं देते हैं, उससे हम कोई काम नहीं लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल बेजान हो जाती है, और वो फिर उस तरह से परफॉर्म करती है जिस तरह से एक बेजान सी बॉडी पड़ी हुई होती है, और मरा हुआ इंसान होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हमने देखा है, चाहे जापान हो चाहे वो चाइना हो, वहाँ पे साइकिल को तरजीह दी जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या अपनी जो ईंधन से चलने वाली गाड़ियाँ उन्हें डिस्करेज किया जाता है, हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा होता है। लेकिन काश के ऐसी को लेकिन हमारे पाकिस्तान में फैशन सिंबल के तौर पर साइकिल चलाई जाती है। हमारे जो अमीर क्लास है वो सिर्फ जाती है पार्क्स के अंदर साइकिल चलाने के लिए। इसके अलावा तो हम देखें तो साइकिल का जो एक इमेज था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। हम सड़कों पर देखते हैं साइकिल हमें नजर नहीं आती। उसकी वजह ये भी है कि बेहंगम जो ट्रैफिक है उसकी वजह से भी साइकिल लेन नहीं है, साइकिल चला नहीं सकते। उसके अंदर गाड़ियाँ भी चल रही होती है, उसके अंदर बाइक और साइकिल नहीं चलती, लेकिन उसके अंदर गाड़ियाँ और ऑटोस चल रहे होते हैं। तो लेकिन बहरहाल साइकिल की अहमियत अब मौजूद है ही, तो इसी के लिए हमने कामरान खान साहब जो कि साइकिलिस्ट हैं खुद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे कामरान साहब। आपके इस राय में सबसे पहले एक तो ये कि दिन तो मनाया जा रहा है अवामी सवारी के तौर पे, ये इतना ज़रूरी है, एक तो अफोर्डेबल भी है, सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद इसके, हम इसको इतना भूल क्यों चुके हैं, इसको पीछे इसकी तरजीह को इतना क्यों रख दिया हमने? अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में ये साइकिल जो है उसको समझा जाता है कि ये कोई गरीबों की सवारी है, या इसको डिस्करेज किया जाता है बेसिकली। ख़ास तौर पे जब आप साइकिल लेके निकलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में साइकिलिंग सबसे हैप्पी एक्टिविटी शुमार की जाती है और सबसे हेल्दी एक्टिविटी शुमार की ऐसी है। तो इसीलिए CML जो कि हमारा क्लब है लाहौर में, हम साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और हर संडे को एक फैमिली एक्टिविटी होती है जो कि फैमिली राइड कहलाती है, जो कि हम तमाम तबकात को लेकर निकलते हैं, जिसमें अपना फैमिलीज भी होती हैं, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, मेरी एज के लोग और नौजवान। और आप बता रहे थे कि 1200 मेंबर्स इसके हो चुके हैं हमारे। जी 1200 मेंबर्स। अच्छा, साइकिलिंग क्लब है कहाँ पर? अच्छा, ये गुलबर्ग बेस है बेसिकली। तो संडे इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हमारा पेज है फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी, CML के नाम से। अभी हमने मैं कल ही आया हूँ कश्मीर से। कश्मीर में हमने कोई 40 मेंबर्स को लेके गए थे। अरे वाह। तो हमने 2 राइड्स की थी वहाँ। साइकिल के ऊपर ही गए थे कश्मीर? हम लोग गाड़ियों पे गए थे, ट्रक पे साइकिल्स लेके गए थे। तो हमने गंगा चोटी, एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है कश्मीर में, वहाँ से हमने साइकिलिंग स्टार्ट की जिसमें 40 मेंबर्स थे, और हम बाग तक आए थे जो कि ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर था, जिसमें अप हिल भी था और डाउन हिल भी था। सेकेंड डे हमने लासदाना से शुरू की राइड जो कि 35 किलोमीटर था, और हम बाग आए थे। ज़बरदस्त। तो लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा ये। अच्छा, आप जब साइकिल पे आते हैं ना तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात है, अंदरून शहर हमारा बहुत खूबसूरत है, तो हम हर 2 महीने के बाद एक राइड रखते हैं जो कि हम अंदरून शहर जाते हैं और जो एक्सप्लोर करते हैं लाहौर को ऑन अ सैडल। तो वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता है। तो हमारी कोशिश है कि अच्छा, एक तो होता है कि नॉर्मल रोड्स के ऊपर साइकिलिंग कर लेना या पार्क्स के अंदर साइकिलिंग कर लेना, और फिर ना हमवार रास्तों के ऊपर या फिर नीचे जो ढलवान है या चढ़ाई है उसके ऊपर जिस तरह से आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो जाहिर है उसकी स्मूथ एक जैसी रोड्स तो नहीं होती हैं। वहाँ पर साइकिल को चलाना बड़ा ही मुश्किल और जान जोखिम जैसा काम है। डर भी लगता है जहाँ पर एकदम से आप नीचे की तरफ जा रहे हो फिर आपको ऊपर चढ़ना है, तो ये कितना मुश्किल है आम साइकिलिंग से जो कि आम रोड्स पर या पार्क्स के अंदर साइकिलिंग होती है। अच्छा, साइकिल्स की दो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। एक होती है रोड बाइक जो कि हम रोड्स पर लेके निकलते हैं, वो उसमें क्योंकि शॉक्स नहीं होते। एक होती है MTB बाइक, जिसमें शॉक्स भी होते हैं, उनके टायर्स भी मोटे होते हैं। तो जब हम ऑफ रोड निकलते हैं, जैसे पहाड़ों में निकलते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं नलतर जो कि हुंजा साइड पे, तो हमने चाइना बॉर्डर से साइकिलिंग स्टार्ट कर दी और हम
सोस तक आएंगे, वो 68 किलोमीटर है। जबरदस्त। तो उसके लिए बाइक्स डिफरेंट होती हैं। अच्छा, बाइक्स या साइकिल्स? साइकिल्स। साइकिल, आखिर उर्फे आम में बाईसाइकिल उसे कहते हैं जी, उसको बाइक ही हम कहते हैं। तो उसके लिए एक माउंटेन बाइक होती है जो कि एमटीबी कहलाती है, वो यूज़ होती है। तो शहरों में हम रोड बाइक इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छा, इनमें क्योंकि गेयर्स होते हैं जी। तो अब जब आप फेमिलियर हो जाते हैं, यूज्ड टू होते हैं साइकिलिंग से, तो वो जो गेयर्स आप शिफ्ट करते हैं तो वो अप हिल हो या डाउन हिल हो वो सेम फील easy हो हो जाता जाता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आम रूटीन में अगर आपको क्लब को ज्वाइन करना हो तो जो मेरे जैसा अनाड़ी है वो भी कर सकता है, कोई मसला? इजीली इजीली कर सकता है। इजीली। और बहुत सी खवातीन हैं जो कि रेगुलरली राइड करती हैं। अभी हमने जनवरी में इस्लामाबाद से लाहौर राइड की थी जो कि ऑलमोस्ट 335 किलोमीटर थी, जिसमें 8 खवातीन थी और 12 मर्द हज़रात थे, जो कि हमने थ्रू आउट इस्लामाबाद शाह फैसल मॉस्क से स्टार्ट की थी और मनाल तक, लिबर्टी तक हम आए थे। बिल्कुल सही। एक बड़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वेदर भी बड़ा हमें हाश मिला था क्योंकि जनवरी में फॉग भी होती है, ठंड भी होती है। फिर हमें गुजरात से ऑनवर्ड लाहौर तक बारिश मिली थी, वाह जी। लेकिन कंप्लीट राइड। हाँ। अच्छा, अब अच्छा, कमर इससे साहब पूरी एक चीज़ body बताइएगा कि exercise यकीनी तौर पे ये जो इसके फ़वाइद हैं उससे तो आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो यूथ है जो यकीनी तौर पे इससे फ़ायदेमंद होना चाहिए, उन्हें भी उनकी अवेयरनेस के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के कोई इस तरह के विज़िट, उनसे मेल मुलाकातें, उनको इस एक्टिविटी का हिस्सा बनाने के लिए कोई आपका प्लान है आपके क्लब अच्छा, का? हमारा प्लान कुछ इस तरह है कि हमारी कोशिश है कि आपने पहले देखा होगा कि एक एनसीसी होती थी जी, यूनिवर्सिटीज में, ड्रिल्स कॉलेजेस होती थी में। जी। उनमें अगर आपने उसमें शामिल होना था तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलते थे। तो हमारी कोशिश है कोई इस तरह का एक कोई सिस्टम बन जाए कि बच्चों को हम साइकिलिंग की तरह राग़िब करें ताकि उनको कुछ ग्रेस मार्क्स मिलें, बहुत तो वो अच्छा है। बहुत अच्छी तरह से साइकिलिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक इंसेंटिव उनके सामने नज़र आएगा। दुरुस्त। मेरी सिर्फ गुजारिश जो है गवर्नमेंट से एक ही है कि नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्योंकि पुराने लाहौर में तो हम ट्रैक नहीं बना सकते कि नैरो रोड, दुरुस्त, दुरुस्त, तो जवाब। नई सोसाइटीज़ बन रही है, Tracks उनको पाबंद किया जाए, एक ट्रैक बना दिया जाए जिसमें हम वॉक भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके वैसे तो लोगों ने अब क्या किया हुआ है कि मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न लोग हैं, उन्होंने अपने जिम में या फिर घरों के अंदर साइकिल्स रखी हुई होती हैं जो आधी अधूरी साइकिल्स हैं, वो साइकिलिंग करते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। उस साइकिलिंग का और जो साइकिलिंग वैसे आम रूटीन में रोड्स पर, पार्क्स में आप साइकिलिंग करते हैं, कितना डिफरेंस समझते हैं? और क्या एक ही जैसी अफादियत है दोनों की? एक ही तरह से आपकी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं? बहुत डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। आउटडोर साइकिलिंग और इंडोर साइकिलिंग बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट है। वो इसलिए ख़ास तौर पे साइकिलिंग ज़्यादातर शुरू की जाती है अर्ली मॉर्निंग। हम शुरू करते हैं तकरीबन आजकल 4:45 पे आफ्टर फजर। एक तो इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। हम ज़्यादातर करते हैं DHA से BRB की तरफ ना। BRB जो नहर है वो लाहौर के लिए एक तोहफा है जो कि बरकी से या आप समझ लें कि साइफन से स्टार्ट होती है और कसूर तक जाती है। जी, जी। उससे भी आगे जाती है, लेकिन हम कसूर तक ऑफ रोड सेफ ट्रैक है सारा? बहुत सेफ है। अच्छा। अगर उस पर कार्पेटेड ट्रैक बना दिए जाए तो रोड साफ नहीं है उतनी। 120 किलोमीटर हो जाएगा। साइकिलिंग के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, उस पर वॉक भी बहुत अच्छी है। विशाल का तो हवाई अच्छा, वो वैसे हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही लगता है जैसे ऑफ रोड आप चला रहे हैं। आप देखिए उसका सैनिक रूट कितना खूबसूरत आबो हवा कितनी फ्रेश होगी वहाँ पे। है, इतनी खूबसूरत है। और हम बिल्कुल ऐसे। हर ऑल्टरनेट डेज करते हैं, अरे वाह। तो 60-60। तो इसके लिए इंतखाब भी जगह का होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में, पोल्यूटेड एरिया में ना आप साइकिलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप इनहेल भी कर रहे होते हैं उस वक्त ऑक्सीजन, और फिर आपकी पूरी बॉडी वर्कआउट कर रही होती है, पूरी की पूरी बॉडी आपकी रिफ्रेश हो रही होती है। तो यकीनी तौर पर आपने जो बात, इसलिए हमारी एक ट्रैकी टीम है जो पहले सब जगह देख के आती है कि आया वो सेफ है, साजगार माहौल है ट्रैक सारा। अच्छा है, उस पर किस तरह की बाइक यूज़ होती है। बिल्कुल फिर हम एक दिन पहले बता देते हैं कि आपने रोड बाइक लेनी है या MTB लेनी है। तो ये सिलसिला। चलें जी, इंशाल्लाह हम भी इस क्लब को ज्वाइन करेंगे। मैं खुद साइकिल की welcome। बड़ी शौकीन इंशाल्लाह। हूँ और इसकी अफादियत से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते कि कितना इसका फ़ायदा है, और हमें इनकरेज करना चाहिए अपनी यूथ को भी कि गाड़ियों और मोटर बजाय साइकिल्स पर आ जाएं, तो एक तो ईंधन बचेगा और दूसरा जो शोर और पोल्यूशन है उससे बच जाएगा। 100%। बहुत Thank you शुक्रिया, so much, हमारे कामरान साथ साहब। कामरान खान बहुत साहब शुक्रिया। मौजूद Thank थे।
हम नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्विड गेम्स की। आपको पता है कि बहुत से इसके फैंस हैं, बहुत से चाहने वाले हैं, तो नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम्स 3 का सनसनीखेज ट्रेलर फाइनली जारी कर दिया जनाब। और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से मकबूल सीरीज स्क्विड गेम 3 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया गया है और इसमें भी बहुत ही सनसनी है, दिलचस्प कहानियों से उसको मजीद सनसनीखेज बनाया गया है जी। इसके अंदर किरदार जो हैं, कहानियाँ इसमें सिमटी हुई हैं। और मेरा छोटा सा बेटा है, वो मुझे बता रहा है मम्मा स्क्विड गेम 3 का टीजर आ गया है और अब जल्दी वो आने वाली है। इसके साथ अच्छा, उसके अंदर वो कह रहा मुझे कि जो उसका फ्रंट मैन है ना मम्मा, अब वो भी गेम का हिस्सा होगा। तो अब यकीन, लेकिन छोटे बच्चों को दिखाने से इज्तिनाब बरती है, क्योंकि लेकिन छोटे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, दिल बड़ा मजबूत है बच्चों का। और ये कि इसके अंदर देखते हैं कि इस बार क्या नया आता है। कुछ मनाजिर झलकियां आप भी देखिए। कौन खेलेगा, कौन जीतेगा, कुछ ही देर में गेम शुरू होने वाली है। कोई जाने ना। तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मुझे खत्म क्यों नहीं कर डाला? मुझे जिंदा क्यों रखा? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? गेम खेल रहा हूं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये खेल यहीं रोक दीजिए। तो फिर ये बताओ तुमने क्या करने का सोचा है? यहाँ बैठ के जान देनी है? नहीं, हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्लेयर 456 आज भी लोगों पर भरोसा करता है। खौफ, सनसनी और थ्रिल से भरपूर ये मूवी है, सीरीज़ है। और यकीनी तौर पर जिन लोगों को इंतज़ार था, उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब वो एक बार फिर से स्क्विड गेम 3 सीजन देख सकते हैं। तो इस बार देखते हैं क्या नया आ रहा है। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद इस चीज़ पर बात होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी मौमर तरीन 73 साला वेल्डर नसीमुद्दीन की, जिन्होंने दूसरा आलमी रिकॉर्ड बना डाला है जनाब। और ये रिकॉर्ड है पंच की मदद से 163 अखरोट तोड़कर दुनिया को हैरत में डाल दिया। अच्छा जी, हाँ, ये तमाम बुजुर्गों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है। हमारे बुजुर्ग तो आफ्टर 60 चलना फिरना छोड़ देते हैं और वो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द। तो ये किस तरह से नसीमुद्दीन साहब ने वो चल भी रहे हैं और आपको पता है मतलब उनका पंच मार के नौजवान लड़के को पड़ेगा तो उठेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ज़बरदस्त है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीमुद्दीन साहब भी और उनके साथ मौजूद हैं उनके बेटे राशिद भी, क्योंकि अगर आवाज़ सही तरह से नसीम साहब तक ना पहुँचे तो राशिद जो कि ख़ुद भी एक एथलीट हैं और ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, तो आप दोनों को वेलकम कहेंगे। नसीम साहब से ही सवाल है पहला, हम उमूमी तौर पर अपने बुजुर्गों को देखते हैं वो चलना फिरना छोड़ देते हैं, हेल्थी एक्टिविटीज़ तो दूर की बात है, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये क्या मोटिवेशन थी, कैसे ज़हन में आया? मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप ने को कैसे शौक चढ़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का? जी, इनको देख देख के राशिद साहब को देख देख के। जी अच्छा, ये बेसिकली जी राशिद साहब आप ही बता दीजिए। जी 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 असल में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब पहले बेसिकली मैं खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता था और उसके बाद फिर बेसिकली इनको शौक वहां से चढ़ा कि जब मेरी बेटी है उसने सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फिर जो है क्या कहते हैं, जब मेरी बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो फिर इनको शौक चढ़ा कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह इनका जो पोता है यानी कि मेरा बेटा है वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मेरी वाइफ भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो बस वही एक पूरी मोटिवेशन फैमिली है। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है, कमाल, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इस एज के अंदर जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग तो चलना फिरना छोड़ देते हैं और पंच में फिर इतनी ताकत होना कि एक के बाद एक अखरोट खुद ब खुद टूटता चला जा रहा है, ये एनर्जी अभी तक इनके अंदर मौजूद है। क्या ये भी पहले एथलीट रह चुके हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ज़बरदस्त। गेट जाली का काम करता हूँ
लोहे का काम है मेरा। अच्छा, मैंने 3 बार सवाल पूछा, नसीम साहब को आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन माशाल्लाह आपकी समात भी ज़बरदस्त है। तो नसीम साहब आपको पूरा नहीं समझता। बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। नसीम साहब, आपको बूढ़ा खुद को समझना भी नहीं चाहिए, अभी भी आप जवानों को मात देते हैं। मैं या जुनेद ये काम नहीं कर सकते जो आपने कर दिखाया है। अच्छा, फादर जो है ना बेसिकली एथलीट तो नहीं रहे शुरू से, लेकिन क्योंकि ये इन्होंने सारी जिंदगी लोहे के साथ काम किया है, तो ये बेसिकली इनका दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इनका जो हाथ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सारी जिंदगी लोहे के साथ इन्होंने वेल्डिंग की है और हथौड़े वगैरह के साथ। लाजमी बात है कि आपको हाथ भी इनका हथौड़े जैसा है, बल्कि अगर देखा जाए तो मुझसे ज्यादा मजबूत है। अच्छा, मैं यही पूछना चाहता था राशिद साहब, ये जो ट्रेनिंग थी इस अखरोट को तोड़ने की, क्या हाथ जख्मी भी हुआ और क्या कोई चोटें भी लगी शुरू में, या जिस तरह आप बता रहे हैं कि हथौड़े जैसा उनका हाथ है इस वजह से ज्यादा मसला नहीं बना? देखिए, ये असल में अब्बू के जो हाथ है ना, इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बेसिकली ट्रेनिंग की जरूरत थी, ये टाइम को किस तरह मैनेज करना है। अखरोट को 2 लाइनों में मैंने रखा हुआ था, तो उसको किस तरह तोड़ना है। तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने अब्बू को थोड़ा सा बताई, सिखाई। तो अब्बू का हाथ, जैसे मैंने आपको बताया कि तो बचपन में कभी पढ़े ये हाथ, जब आपने कोई शरारतें की हो, कोई वाकया याद हो? हाथ अब्बू का मजबूत है। तो राशिद मियां, लेकिन ये हाथ की वजह से आपको कोई चोट लगी हो, बचपन में कोई शरारत की हो? तो नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। जबरदस्त, अब देख लें, आप देख लें। जबरदस्त। अच्छा नसीम साहब, इसके बाद भी कोई रिकॉर्ड बनाने का इरादा है? कोई और रिकॉर्ड आप बनाना चाहें? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे उस्ताद बन गए ना ये। जाहिर आप जो कराएंगे मैं तो करूंगा। जबरदस्त। जी इंशाल्लाह ताला आप जो है वो क्या कहते हैं, फादर को जो है ना मेरे, आप मुस्तकबिल में मजीद आलमी रिकॉर्ड बनाता हुआ देखेंगे। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो फादर के अपने मजबूती को देखते हुए अप्लाई किए मैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के ओल्डेस्ट पर्सन है, और इंशाल्लाह ताला मजीद जो है वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए जो है वो जो है ना बड़े मतलब ये पुरजोश है और फिट है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि और इंशाल्लाह ढेरों दुआएं आपकी सेहत के लिए, आपके इस एनर्जी के लिए, और जो आप हमारे बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए मोटिवेशन है, यकीनी तौर पे काबिले तारीफ भी है और एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपने सेट की है। बहुत शुक्रिया नसीमुद्दीन साहब, और उनके बेटे राशिद हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर सताइश अमल है। हमारे बुजुर्गों को सीखना चाहिए, ये मोटिवेशन, ये एनर्जी बहुत जरूरी है। ही और वो जिस तरह बता भी रहे थे जुनैद कि वो लोहे का काम करते थे और उसकी वजह से उनके हाथ इतने मजबूत हैं, हथौड़े की तरह है, और वो अखरोट बड़ी बासानी तोड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ टाइम मैनेज करना था उन्हें, जो कि उन्होंने बड़ी बखूबी किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो है वो वर्ल्ड गिनीज बुक में भी दर्ज करवा लिया है। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करने का पाकिस्तान का एक वतीरा जो है वो अब बन चुका है। हमारे बहुत सारे जवान इस तरह के रिकॉर्ड्स कायम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नाबीना अफराद की, जिनके लिए अब स्मार्ट जूते तैयार किए गए हैं। ऑस्ट्रिया की स्टार्टअप कंपनी है टेक इनोवेशन, जिन्होंने बसारत से महरूम कमज़ोर बसारत रखने वाले जो मुअम्मर अफराद हैं उनके लिए एक इनकलाबी इजाद मुतारिफ करवाई है, और जिसे एनोमेक का नाम दिया है। बिल्कुल, और ये हैं जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ख़ास जूते। ये जदीद स्मार्ट जूते जदीद सेंसर टेक्नोलॉजी और फौरी इंतबाही निज़ाम पर मुश्तमिल है, जो पहनने वाले को रास्ते में मौजूद रुकावटों से आगाह करते हैं। ज़बरदस्त ये आइडिया है और बहुत ही सूदमंद है। ये स्मार्ट जूता जिन जदीद खुसूसियात का हामिल है, उनमें फासले नापने वाले सेंसर्स, पाँव की हरकत का पता लगाने वाले डिटेक्टर्स, वाइब्रेशन यूनिट, तेज़ रोशनी वाली LED, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ये सब कुछ, और पानी और गर्दो गुबार से महफूज यूनिट भी इसमें मौजूद। अच्छा, अगर आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, तो यकीनी तौर पर आप बिल्कुल आप रोड पर निकलेंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी कि आपको किस सम्त में जाना है। आपके सामने कोई चीज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन ये जूते आपको बताते रहेंगे कि अब आपके सामने पानी है, आपको संभल कर चलना है, फुटपाथ आ गया है तो आपको संभल कर चलना है, कोई गाड़ी आ रही है या तेज़ रोशनी है तो भी आपको किस तरह से संभल कर चलना है। और यकीनी तौर पर ये बसारत से महरूम उन अफराद के लिए एक बैसाखी की सी हैसियत रखते हैं, या एक आंखों से की हैसियत रखते हैं, कानों की सी हैसियत रखते हैं, जो देख सुन नहीं सकते। और ये जूते की जो बैटरी है 1 हफ्ते तक चलती है, 3 घंटों में मुकम्मल चार्ज हो जाती है। इनमें सिर्फ बसारत से महरूम अफराद ही नहीं बल्कि बूढ़े अफराद और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए भी। अच्छा, जो ये बड़े महंगे जूते भी हैं जनाब, इसकी कीमत जो है $3,806 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 10,95,000 रुपये फी जोड़ा
कीमत बनती है। अच्छा, इतने भी महंगे नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में अब तो आम जूते 10,000 से ऊपर के आते हैं, तो अगर जो बिनाई से महरूम अफराद हैं वो इन जूतों को खरीद और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी उससे उन्हें सहूलियात जो वो मिल सकती उम्मीद है कि इसके रेट भी घट जाएंगे जब इसको मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से तैयार किया जाने लगेगा। लेकिन एक अच्छी और ज़बरदस्त इनोवेशन है जिससे फ़ायदा उठा सकेंगे वो लोग जो कि बसारत से महरूम हैं। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ भी बाकी हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं आप स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की, जिन्होंने 59 बहारें देख ली हैं। जनाब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक हो। और 3 जून 1966 को लाहौर में पैदा हुए थे वसीम अकरम और दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कहलाए जाते थे। स्विंग के सुल्तान ऐसे ही उनका नाम नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने जब अपने करियर का आगाज़ किया 1984 में, तब से लेकर जब तक उन्होंने वो क्रिकेट में रहे, तब तक उन्होंने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से उनका बॉल स्विंग करता हुआ आता था, तो यकीनी तौर पर उन्हें ऐसे ही स्विंग का सुल्तान। और आपको याद होगा वसीम अकरम वनडे क्रिकेट मैचेस में श्रीलंका के मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके थे। उन्होंने 460 मैचेस में लगभग 116 विकेटें हासिल कर रखी थी और स्विंग के सुल्तान ने 104 टेस्ट और 356 वनडे खेले। इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो 414 और इसी तरह से वनडे में 502 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तो आज भी और वर्ल्ड कप जो जीता था ना 1992 का, उसमें भी स्विंग के सुल्तान जो हैं वो मौजूद थे। कलीदी किरदार था उनका, की रोल था। बिल्कुल तो बात हो रही है स्पोर्ट्स की, तो एक एथलीट भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और जिस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है तो वो बाकू वैसे तो हर रोज हमारा कोई ना कोई एथलीट पाकिस्तान का नाम रोशन करता है दूसरे ममालिक में जाकर, और हमारी खुशी दीजनी हो जाती है। तो बाकू अजरबैजान में ये इवेंट हुआ जहाँ पे पाकिस्तान रस्साकशी टीम ने अजरबैजान की दारुलहुकूमत बाकू में होने वाले इंटरनेशनल दौरान कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। पहले तो हमारे साथ ही मौजूद हैं सजाद रजा, वेलकम टू शो कहेंगे आपको और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको, पूरी पाकिस्तानी कौम को वैसे भी मुबारकबाद, और आपको स्पेशली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैसे हैं? शुक्रिया, थैंक यू जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सजाद, बाकू में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना यकीनी तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट है और काबिल तहसीन काम है, लेकिन इतने सारे ममालिक वहाँ पर मौजूद थे, बताया जा रहा है 12 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके अंदर आपने ब्राउन मेडल जीता है और सिल्वर मेडल आपने जीता है। अच्छा, इसके अंदर वैसे तो सारी ही जो ममालिक थे उनके रसाकश जो होंगे यकीनी तौर पर बड़ी जानदार होंगे, मुकाबला सख्त रहा होगा, लेकिन आपको किस प्लेयर से लगा, किस एथलीट से लगा कि इस मुल्क के एथलीट ने मुझे ज़्यादा टफ टाइम दिया है, मुश्किल रहा? देखिए जी, ये 12 ममालिक ने पार्टिसिपेशन की थी इस टूर्नामेंट में और पाकिस्तान की टीम 2 टीमें थी, एक सीनियर कैटेगरी में और एक जूनियर कैटेगरी में। सीनियर कैटेगरी में हमने सिल्वर मेडल हासिल किया, मैं कैप्टन था टीम का, और जूनियर टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जैसा कि आपने कहा कौन सी टीम टफ़ लगी है, उसमें मुझे जो ज़्यादा टफ़ टीम लगी है वो ईरान की टीम थी। ईरान की वो काफ़ी उनके हाइटेड लड़के थे और जानदार भी होंगे, बहुत जानदार। तो कितने एक टीम में कितने लड़के होते हैं जो रस्साकशी में शामिल होते हैं? जी, एक टीम 6 प्लेयर पर मुश्तमिल होती है। जी 6 प्लेयर पर मुश्तमिल होती है और 480 kg जो है पूरी टीम का वेट होता है। और पहला हमारा मुकाबला जो वो अज़रबैजान के साथ था। अच्छा। फिर तुर्की के साथ था, अज़रबैजान को हम जीते, फिर तुर्की को जीते, फिर जॉर्जिया के साथ था, फिर ईरान के साथ था, फिर अफ्रीका के साथ था। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है। और इंडिया के साथ भी अब मदे मुकाबिल आए? नहीं, इंडिया दूसरे पूल में था। अच्छा, दूसरे पूल। उन्होंने जानबूझ के रखा होगा ना, उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया होगी जी पाकिस्तान के मुकाबले में ना रखें, हार जाएंगे तो शर्मिंदगी बहुत होगी। वो इधर से इस पूल में जिस पूल में पाकिस्तान था उस पूल में हम अज़रबैजान, तुर्की, जॉर्जिया, ईरान और सारे राउंड्स एक ही दिन में होते हैं? जी, एक दिन में सारे मुकाबले करने पड़ते हैं और काफ़ी बड़ी भरपूर करनी पड़ती है। जी, आपके बाजू तो रह जाते होंगे। जी, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान टग ओवर फेडरेशन के राना जमील साहब, उन्होंने हमारा तरबीती कैंप लगाया हुआ था। अच्छा। और जिसमें हमने भरपूर ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग जाहिर बात है ट्रेनिंग के बगैर तो काफ़ी मुश्किल है। इसमें सजाद टॉल हाइटेड होना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहता है, ज़्यादा उसकी अहमियत होती है, या फिर वेट बहुत ज़्यादा हो, आप हेल्दी हैं बल्कि हैं तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा, रस्सा आपके पास ही आएगा, या आपकी टीम भारी होगी, तो क्या इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है? जब इसमें वैसे तो जो हाइट है वो हर स्पोर्ट्स में जो है वो बड़ा वो तो आपकी हाइट देख के हमें पता लग गया था। हर गेम।
तो इसमें ये होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ लेवल आपको बढ़ाना होता है और स्ट्रेंथ पे ही आपको वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। और क्योंकि इसमें वेट कैटेगरी होती है तो वेट जो है वो मायने नहीं रखता। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देखते हैं कि वो बारी बारी जो है वो लड़के लड़कियाँ निकल आते हैं कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन इसका वेट के साथ कोई जो है पाँव की ग्रिप रखना भी तो बड़ा मुश्किल होता है ना, उस वक्त आपके पाँव स्लिप हो रहे होते हैं जब आप उसको रस्से को खींच के मजबूती से खड़े रहना, नहीं तो आप पूरी टीम के ऊपर ढेर हुए पड़े होते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो ट्रिक बाकायदा है, उसकी बाकायदा एक प्रैक्टिस दी जाती है, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है इसकी बाकायदा? जी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल गेम है और पूरी दुनिया में खेली जाती है और ये ओलंपिक का हिस्सा भी रही है टग ऑफ वार, और इसमें पूरी एक टेक्निकली गेम है ये। इसमें हमें देखना होता है कि क्योंकि ये जोर का काम है, अगली टीम जब जोर लगा रही होती है तो आपने किस तरह उसे डिफेंड करना है, और जब वो जोर लगा के थोड़ा ढीली पड़े, थक जाए, तो किस तरह आपने काउंटर अटैक करके उन्हें। तो ट्रेनिंग तो सजाद उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त की होगी, जिन ममालिक का आपने सामना किया, पाकिस्तान को किस चीज़ पे एज हासिल हुआ? हमें जो बर्तरी मिली है, आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी ट्रेनिंग थी और लड़कों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जज्बात थे और हमें ये था कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करें। और जो अज़रबैजान की टीम थी वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टीम थी हमारे लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम थी और हमारा उनके साथ बहुत टफ मुकाबला हुआ है। गोल्ड किसको मिला इस इवेंट में? इस इवेंट में काज़िकिस्तान को। अच्छा जी, उन्हें गोल्ड मिला। वो बहुत ही अच्छी टीम थी। अज़रबैजान की जो टीम थी वो मैंने बताया आपको, वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। तो उनके साथ जब हमारा मुकाबला हुआ, इसमें बेस्ट ऑफ 3 होता है जी। पहला पुल वो जीत गए तो लड़के काफ़ी परेशान हुए, उन्हें थोड़ा मैंने मोटिवेशन की कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। पहला पुल था वो ज़रा ज़ोर में अच्छे निकले हैं और हमारी 1-2 गलतियां थी उन्हें दूर करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में हम पक्का जीत जाएंगे अगर आप हिम्मत करेंगे। तो वही अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमने दूसरा राउंड जीता, फिर तीसरा राउंड जो है वो भी जीत के, इस तरह हमने माशाल्लाह 2 राउंड जीत गए। अच्छा सजाद, एक तो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा एज आपने कहा हमें हासिल है, हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ देसी घी, मक्खन, लस्सियाँ और यहाँ के जो खाबे हैं पाकिस्तान के, वो भी तो बड़ा उनका भी रोल होता होगा। ज़ाहिर है आपको बॉडी शॉडी बनाने में, जान देने में, हमारी निहारियाँ पाए और जो इस तरह की खुराकें हैं उनका भी तो बड़ा किरदार होगा। जी बिल्कुल, खुराक का आपको पता, वर्कआउट के साथ साथ खुराक जो है रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम रेसलर हैं और हम इस चीज़ को जानते हैं कि क्या चीज़ किस वक्त लेनी है और किस वक्त नहीं लेनी। तो खुराक का बहुत अहम किरदार है। आपकी डाइट में क्या क्या शामिल है? आपकी रूटीन क्या है मूवी? जी, रूटीन में ये है, हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तकरीबन हमारा वर्कआउट जो है वो 3 से 3.5 घंटे का होता है। अच्छा। फिर इवनिंग में ट्रेनिंग होती है हमारी, और खुराक में जो है वो हम गर्मियों में जो है वो मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं, सर्दियों में हम देसी घी यूज़ करते हैं। अच्छा। और गर्मियों में लस्सी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सरदाई का इस्तेमाल होता है, मुरब्बा जात का, इस तरह काफ़ी देसी, प्योर देसी। वो जो उनको कहते हैं पहलवानों वाली है। जी 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 बिल्कुल, देसी खुराकें। जी जी। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दूसरे प्लेयर्स भी यकीनी तौर पर उनकी भी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होगी। अज़रबैजान के प्लेयर्स हैं या काज़िकिस्तान के, जिस तरह से अपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो उनकी खुराकें भी पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसी हैं? कुछ बातचीत हुई आपकी, क्या बताते हैं वो, या वो सिर्फ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के ऊपर इन्हसार करते हैं? जी नहीं, अगर स्पोर्ट्स फील्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन एक जैसी खुराक होती है। अच्छा जी, सारे जितने भी ख़ास तौर पे ये वस्ती एशिया जितनी भी कंट्रीज़ हैं, रशिया, ये सारे, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, ये सारे ममालिक जितने भी हैं ये स्पोर्ट्स लवर हैं, रेसलिंग में बहुत ज़्यादा आगे हैं ये वर्ल्ड वाइड। तो ये प्योर देसी खुराकों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ जो है वो खुराक का बहुत ज़्यादा। तो काज़िकिस्तान आपने बताया बहुत अच्छी टीम थी, गोल्ड भी उन्होंने जीता। आपको लगता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था हमारे प्लेयर्स में उनके प्लेयर्स में, या लक भी है जिसमें वो पहली बार उनका दाव अच्छा लग गया, इस वजह से गोल्ड उनके पास गया? नहीं, हमारा अगर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था उनके साथ।
हम उन्हें जीत भी सकते थे, बस एक दो लड़कों की कमी की वजह से हम नहीं जीत पाए। हमारे कुछ सीनियर प्लेयर एक दो नहीं जा सके। अगर वो मैं समझता हूँ हमारी टीम में होते तो हम इंशाल्लाह 100% उन्हें जीत सकते थे। बिल्कुल सही। अच्छा सजाद, अब वैसे तो हमारा हरीफ अगर भारत हो तो हमें खुशी ज़्यादा होती है, और क्योंकि हमें पता है कि हम भारत को हर सूरत हरा लेंगे। क्या आप भी चाहते थे, ख्वाहिश थी कि भारत मद्दे मुकाबिल आए और फिर सारे हिसाब किताब चुकता करके पाकिस्तान वापस लौटें? अब मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट में तो भारत का कंपैरिजन किया जा सकता है। टग ऑफ वार में भारत का बिल्कुल कंपैरिजन। अच्छा। 4 दफ़ा मेरा सामना हुआ इंडिया के साथ, चारों दफ़ा हमने जीता है। और हमारी टीम बहुत अच्छी है इंडिया से। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था उनकी टीम देख के कि इनके साथ मुकाबला किया जाए, लेकिन वो दूसरे पूल में वो मेडल रैंकिंग में नहीं आए। हम सिल्वर और मेडल हुए हैं, उन्हें उनकी कोई पोजीशन नहीं है, उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। अगर वो हमारे पूल में होते सारी बात फिर हमसे हारते, दूसरे पूल में वो दूसरी करते। बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। और नाज़रीन, ये है पाकिस्तान के वो एथलीट, पाकिस्तान का सितारा जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स लेकर आए। बिल्कुल जी, और हमारी तरफ से भी बहुत सारी मुबारकबाद और बेस्ट विशेज़ हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ अभी भी बाकी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कि मस्नूई ज़हानत ज़हनी मसाइल के लिए थेरेपी का मुतबादल क्या हो सकती है। क्या AI के थ्रू आप ज़हनी सेहत से मुतालिक जो तमाम मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। माहिरीन वैसे तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से AI के ज़रिए जो इंसानी जहन है उनके ऊपर असरअंदाज हो, लेकिन हमारे साथ भी एक्सपर्ट हैं उमैर जलियांवाला, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उमैर भाई आपको वेलकम कहते हैं। कुछ AI माहिरीन का ख्याल है कि मस्नूई ज़हानत पर मबनी चैट बॉट्स में ये सलाहियत मौजूद है कि वो मामूली नौइयत के डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे जहनी जो मसाइल हैं उनमें थेरेपिस्ट की तरह लोगों के मसाइल को सुनकर उन्हें अमली इक़दाम के ज़रिए हल कर सकते हैं। आप इससे मुत्तफ़िक हैं या इत्तेफ़ाक़ राय नहीं रखते? जी, थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर दे सकते हैं, बल्कि थोड़ी बहुत से ज़्यादा दे सकते हैं। आपके डेली क्या चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना, आप क्या महसूस कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करना ज़रूर हेल्प कर सकता है। लेकिन ये समझना कि मशीन आपके दिल को समझ जाए, आपके जज्बात को समझ जाए, आपके कल्चर को, आपके गम को होल्ड कर जाए, आपके दिमाग की नेगेटिव कैफियत में आपके साथ हो, ये बहुत मुश्किल है और बहुत तवील मुद्दत, बल्कि शायद नामुमकिन हो। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा इखलाकी मसाइल हैं। आप एक कंप्यूटर के सामने, एक एल्गोरिथम के सामने अपनी ज़िंदगी बयान कर रहे हैं। वो डेटा कहाँ जा रहा है, वो आपके ही प्रोफाइल पे कैसे इस्तेमाल होगा, एक एल्गोरिथम को बनाने वाले भी नहीं जानते कि वो आउटपुट क्या क्या दे सकता है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी टेरेन है, बहुत अहम मौजू है। मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा लोगों को कि इस्तेमाल करें अपनी जहनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो दिन में हुआ है उसको प्रोसेस करने के लिए, जो चीज़ें तंग कर रही हैं उन पे जवाबात या नए कलमात जानने के लिए। लेकिन ज़रूर इंसानों का सहारा लें, उस्तादों के लिए, उस्तादों से लेके मौलिमों तक और थेरेपिस्ट तक। उमेर भाई, एक जो माहिरीन है उनकी राय ये भी है, वो ये कहते हैं कि एक हद तक तो आप AI के ज़रिए अपनी जो मसाइल हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि आप अपने इमोशंस ज़ाहिर है वो आपको आप इमोशनली आपको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, या आपकी फीलिंग्स को, आपके प्रॉब्लम को उस तरह से फील नहीं कर सकते हैं, उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि क्योंकि टाइम शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स के पास, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वहाँ पर घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो किसी हद तक जो टाइम मैनेजमेंट है, इतने पेशेंट्स को डील करने का एक तरीक़ाकार है, वो इनके थ्रू किया जा सकता है। तो अगर हम, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि आपका डाटा फिर जाएगा कहाँ, परेशान कुन बात तो है। जो आप चीज़ें शेयर करेंगे कहीं वो आप ही के अगेंस्ट इस्तेमाल तो नहीं हो रही होंगी, क्योंकि आप अपने साइकोलॉजिस्ट से बहुत सारी ऐसी बातें भी शेयर करते हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी दोस्त अब आपको भी बताना नहीं चाह रहे होते हैं, ताकि वो आपकी थेरेपी कर सके, आपको उस ट्रॉमे से या उस चीज़ से निकाल सके। तो ये तो बड़ा रिस्की भी नहीं हो जाएगा? जी देखिए, एक फीलिंग ऑफ एनोनिमिटी तो है ना,
आप लेट नाइट हैं अपने फोन के साथ, जहां लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, वहां जो सवालात चल रहे हैं, अब आपके पास एक कंपेनियन है जो कि अच्छे जवाब देता है, मौसर जवाब, साइंसी जवाब देता है। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा कंपेनियन जरूर है, लेकिन उसको थेरेपिस्ट मान लेना ज्यादा है। वो काफी हद तक पहुंच जाना है। जो दूसरी बात है कि जो आपने कहा टाइम कंस्ट्रेंट से, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमें कस्टमर सर्विस के लोग काफी नहीं लगते, हमें जितनी बातें करनी है उतने लोग सुनने वाले नहीं है, हर किसी को अपनी चीज करनी है। ट्रेन थेरेपिस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है डेली गुफ्तगू के ऊपर। लेकिन जहां डीप गुफ्तगू है, डीप ट्रॉमा, माजी की बात, आपकी जिंदगी के फंसे हुए पैटर्न, वहां पे आपको जरूर इंसानी ताल्लुक खुद से सीख करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा है उमर भाई कि माजी में आज से अगर 20-30 साल पहले या 40 साल पहले जो मूवीज़ बनती थी उसमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई जाती थी, आज वो हकीकत का रूप धार रही है। तो आज तो यकीनी तौर पे एआई शायद इतना एडवांस ना हो कि हमारे इमोशंस को समझ पाए, लेकिन क्या तवक्को की जा सकती है कि आने वाले वक्तों में इतना ये इम्प्रूव्ड वर्जन सामने आ जाए कि वो हमारे इमोशंस को भी समझने लग जाएगा? लेकिन क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें दरपेश हो सकते हैं? क्या हम जिस चीज़ को आज डिज़ाइन कर रहे हैं, कल वो हमें कंट्रोल करने के काबिल तो नहीं हो जाएगा? कहीं हम अपनी किस्मतों का फ़ैसला किसी रोबोट से या चाय करवाने तो नहीं जा रहे अपने शॉर्टकट के लिए? बड़े मुश्किल सवाल आते हैं और इस पे एआई के बहुत माहिरीन, मैं ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग को समझता हूँ, उसमें ट्रेंड हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के हवाले से जरूर जवाब दे सकता हूँ। जी ज़रूर, इंसान बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि मुस्तकबिल में करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अपना चुके हैं ऑलरेडी जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो गई हैं उन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, और ये एआई टेक्नोलॉजीज़ उसका एक नया सफ़र है जिसमें हम और ज्यादा चीजें अपनी खोल के और वाकई मशीन से जवाब ले रहे हैं। लेकिन ये सोचना कि वो मशीन उस 01 के पीछे और आपके सीने के पीछे जो दिल है, जो कि आपकी माँ के पेट से धड़क रहा है, ये एक जैसे हो जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। मशीन एम्पैथी जरूर देगी कि अच्छा तुम सैड हो, अच्छा तुम गुस्से में लग रहे हो, लेकिन उसके पीछे वो ड्रामा ही है, लॉजिक ही है, वो कोड ही है, उसके पीछे वो रियल धड़कता नहीं है। इसी तरीके से थेरेपी में भी सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल नहीं होता। आप अगर चैट जीपीटी से बात करेंगे तो आपको वो जवाब बोर कर देंगे, वो रिपीट करेंगे। इंसान के सामने ऐसे नहीं करेगा, इंसान कहीं मजाक लेकर आएगा, कहीं कोई और सवाल लेकर आए। पता है ना, इंसानों का पैटर्न तोड़ने का एक बड़ी शानदार सलाहियत है। लास्टली जो आपने बात की है, तो उसको बहुत सिखाता रहा हूँ कि सारा साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट बन जाएगा। यही तो हमारी पावर ऑफ इमेजिनेशन है कि हम जो दिमाग में बनाते हैं हम वो हकीकत में बना देते हैं। तो बिल्कुल हमने ये सारी टेक्नोलॉजीज बचपन के कार्टून्स में देखी हैं, और देखें कि इंसान की पेशेंस भी है, बनाना भी है तो अपने जैसा हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उमर भाई अब तो इसके ऊपर काम भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इनके रवैयों पर काम करने की ज़रूरत है कि एक ये इंसान के एहसासात को, फीलिंग्स को समझ पाएं, और इसके ऊपर कानून साजी भी होनी चाहिए ताकि किस हद तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इंसानों के अगेंस्ट और इंसानों की रहनुमाई करने के लिए। बहुत शुक्रिया उमर जलियांवाला हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे नाज़रीन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं एक ऐसी थेरेपी की जो कि आपके गम आपको भुला देती है, आपकी परेशानियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी मसाइल हैं उससे थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को मुबर्रा या दूर महसूस करते हैं। अमेरिकी तिब माहिरीन ने कहा है कि इंसान अपनी हंसी की मदद से जहनी परेशानियों, माशी और समाजी मसाइल समेत दीगर बीमारियों से निजात हासिल कर सकता है। बिल्कुल जी, और हम देखते हैं कि इंटरनेशनली भी ये अब तो अप्रूव्ड चीज़ है कि आप लाफ्टर थेरेपी के ज़रिए अपने आप को बहुत सारी डिप्रेशन, एंजाइटी से आप निकाल पाते हैं, और फिर आपके जो रोज़मर्रा के मसाइल चल रहे होते हैं ना ज़िंदगी में, आप उनसे भी छुटकारा हासिल कर पाते हैं, चाहे वो वक्ती तौर पर ही हो, लेकिन आप पुरसुकून से हो जाते हैं। हमने मुख्तलिफ मूवियों में भी ऐसे देखा कि लाफ्टर थेरेपी के थ्रू वो अपनी बिल्कुल परेशानी से निकल जाते हैं। जो परेशानी है ना नाज़रीन, उन्होंने साथ साथ ही चलना है। इंसान इस दुनिया में आया है चैलेंजेस का सामना करने के लिए, तो आप ये तो भूल जाइए कि परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए आप जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर खुद को बेहतर महसूस। अच्छा, आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो लड़की
लड़की जो है वो अपने आप को एक तरोताज़ा कर रही है, लाफ्टर थेरेपी कर रही है। और अच्छा, वैसे लोग जो है इस तरह से ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पागल भी लगते हैं जब आप किसी को अचानक देखेंगे, लेकिन आपने लोगों की परवाह नहीं करनी। लोगों की परवाह नहीं करनी है, लेकिन इसका हम माहिरीन से ही जानेंगे कि कितना इफेक्टिव है ये। हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिहार साहब मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा ही वैसे अच्छी बात भी है कि लाफ्टर थेरेपी, हम तो इसको मजाक समझते थे इससे पहले मूवीज़ में देख के कि क्या यार वाकई ये असर करती है या ये इफेक्टिव है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वाकई में इसमें कोई बात है, तहकीकात बता रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब आप लाफ्टर करते हैं तो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स में से हैं और ये एक बड़े पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करते हैं। प्लस आपके अंदर जो कैरी करके स्ट्रेस आप चल रहे होते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके आते हैं। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी के वो जो आपके ऊपर ओवरवेलमिंग फैक्ट्स हैं उनको ये डाउन करते हैं। यू नो कि कॉर्टिजोल जो है वो जब नेगेटिव एनर्जी में आप रहते हैं, किसी गुस्से में रहते हैं, किसी सोच में, परेशानी में, किसी गम में, मायूसी में, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ब्लड की वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और उससे आपके हार्ट को ज़्यादा पावरफुल तरीके से पंप करना पड़ता है, तो जिससे लोग थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। और हमारी क्या है हमारी कनपट्टियाँ बोझल हो जाती हैं या उनमें पेन होने शुरू हो जाती है। तो जो लाफ्टर थेरेपी है ये क्या करती है कि कॉर्टिजोल के लेवल को डाउन करती है। कैसे कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बड़ा डोमिनेटिंग हार्मोन है और ये आपके कॉर्टिजोल के लेवल को डाउन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तरीकाकार क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अगर आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए, जो बुज़ुर्ग जवान या कोई भी किसी भी उम्र का नौजवान हो, खातून हो, मर्द हो, टाइम क्या होना चाहिए, दौरानिया कितना होना चाहिए इस थेरेपी का, क्या आपने सोचना है उस वक्त और करना किस तरह से है, थोड़ा सा अगर आप एक्ट करके बता सके तो हमारे देखने वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी जी, इसमें यह है कि किसी भी टाइम फ्रेम का कोई मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी बैठ के किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन अफादियत ज़्यादा डे में, फजर के बाद, इवन किसी भी टाइम, अगर आप के बाद कर लेंगे तो आपका सारा दिन अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आगाज हंसते हुए होगा। हाँ। बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमेशा इसको जजमेंट में नहीं जाना, इसमें आपने करना यह कि फेक से इसको स्टार्ट करना। ठीक है। और ये फेक जो है ये आपकी बड़ी ग्रेजुअली और बड़े कम टाइम पे ये जेन्युइन लाफ्टर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप अपनी इनहेल करके मुट्ठियां बंद कीजिए, पेट में हवा भरिए। हम भी आपके साथ करते हैं डॉक्टर साहब, जरा बताइए। अच्छा, साउंड के साथ ही हंसना है। साउंड के साथ हंसना जरूरी है। अच्छा, ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम वाकई में हंस रहे हैं। अब बिल्कुल ये फेक डॉक्टर साहब तो जेन्युइन लग रहे थे। अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन में कन्वर्ट हो जाता है। जबरदस्त। ओके, इसके और भी हैं, जैसे आप क्यों हंस रहे हैं आपको कोई पता नहीं है। एक सेशन इसका ये है, आप हर सेशन को 10 सेकंड 5 सेकंड से स्टार्ट करके इवन 5 मिनट्स जो है 4-5 मिनट्स आपके इसमें पूरे दिन के लिए, मैं समझता हूँ मोर देन इनफ। जबरदस्त। और ये अगर शुरू में आपको शर्म आए नाजरीन तो अकेले कमरे को लॉक करके बेशक कर लें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपकी सेहत। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अगर आप अकेले भी इसको आगाज़ करें, उसके बाद फिर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी सिखाएं और उसकी तरगीब दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग ये सुनते होते थे या हम लोग खुद भी ये अपने साथ एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम हफ्ते में एक बार या 10 दिन के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो हम उनके साथ बैठ के बड़ा ही उसके बाद हम रिलैक्स महसूस करते हैं, बड़े खुश महसूस करते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार एक ऐसा दिन होना चाहिए जब दोस्तों के साथ बैठ के आप अपने बहुत सारी जो मामलात हैं, ये ज़िंदगी की चीज़ें डिस्कस करते हो और आप थोड़े हल्के हो जाते हो। अच्छा, उसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो वो हल्का होना हमारा मुस्कुराना है, हंसना है खुल के, क्योंकि दोस्तों के साथ इतनी बातें करते हैं और फिर हम बहुत सारी चीज़ों पर खुल के हंसते हैं। तो शायद वो लाफ्टर थेरेपी ही है जो हमें वो हील कर रही होती है, हमें पुरसुकून करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, जब आप फ्रेंड्स के साथ ये टाइम गुजारते हैं उस वक्त आप हर स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। आपको बिजनेस की कोई सोच नहीं आ रही होती, आपको घर की कोई सोच नहीं आ रही होती, आप अपने पास्ट में चले जाते हैं, अपने चाइल्डहुड में चले जाते हैं और उस वक्त आप भूल जाते हैं कि दरहकीकत आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं या इतने बड़े कोई डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, आप भूल जाते हैं। बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और उस वक्त हकीकी मानों में आपका जो है वो नेगेटिव जो लेवल है वो डाउन होता है और पॉजिटिव आपका जो है, और पॉजिटिव यहाँ हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स है 5
वो स्पेशली आपके एंडोर्फिन है जिसमें इसमें वो वेलबींग का एहसास देता है। आपका डोपामिन है, डोपामिन भी आपको एक तरह से खुशी देता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। Exactly. अच्छा, कितने अरसे की थेरेपी के बाद आपको उसके बेहतर रिजल्ट आना शुरू होंगे? ऑब्वियसली अगर आप बहुत परेशानी में हैं और एक नेगेटिव आपकी सोचें काफ़ी अरसे से चल रही हैं, फिर आप लाफ्टर थेरेपी का सहारा लेते हैं, तो कितने अरसे के बाद आप एक पॉजिटिव चेंज अपनी पर्सनैलिटी में जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर महसूस करना शुरू करेंगे? अच्छा, ये एक बड़ी पॉजिटिव सी एक चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपने कभी देखा पिछले वक्तों में जब पेंसिल से लिखा जाता था और उसको हम रेज करके ना दोबारा से उसके ऊपर लिख लिया करते थे, या एक वो तख्ती होती थी जिस पे लिखा हुआ साफ करके धो के पोछा लगा के तो दोबारा से हम लिख लिया करते थे। हमारा असल में ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये 50 से 60,000 आपके पर डे इसमें आपको थॉट्स आ सकते हैं। अब इन थॉट्स की वजह से ये फुल होता रहता है और इतना बढ़ता रहता है। अब जब साथ साथ आप इसको डिलीट करेंगे, रेज नहीं करेंगे, तब तक नए सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो थेरेपी है, एटलीस्ट 5 मिनट्स योगा थेरेपी या लॉफ्टर थेरेपी, मुझे लॉफ्टर थेरेपी ज़्यादा कहना चाहिए, कि इसमें होगा क्या कि आपके जो स्ट्रेस्ड वो हैं नर्व्स, जिनमें के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या नेगेटिव एनर्जी है, आप जब इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे उनके कलर्स जो हैं वो फेड होने शुरू हो जाएंगे और जो लॉफ्टर की वजह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसके ऊपर दिखना शुरू नया सॉफ्टवेयर है वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा और आपके दिमाग की स्लेट बिल्कुल खाली हो जाएगी और आप एकदम से रिफ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बन जाएंगे। Exactly. उसके लिए पिछली चीजों को मिटाना होगा और ये नई पॉजिटिव चीजों का इमेज छाप छोड़नी होगी। टाइम बहुत कम था डॉक्टर साहब, नहीं तो और भी बहुत सारी चीजें आपसे जानते। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इफ्तिहार साहब, और जिस तरह से वो बता रहे थे, आप भी अपने घर के अंदर 5 मिनट का या जितना भी टाइम आपको मिलता है आप अपनी लाफ्टर थेरेपी की कीजिए, ताकि आप अपना कैथारसिस करते हैं और आप अपने अंदर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं, आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।